नमस्कार, मैं सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है झारखंड में शिक्षा की स्थिति और वर्तमान कोरोना संकट। आज हम मौजूद हैं रांची के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल में। जी हां, देश में झारखंड का नाम शिक्षा जगत में श्रेष्ठ रूप से, अव्वल रूप से आता है। और जब भी स्कूली शिक्षा की बात देश में आती है और झारखंड राज्य का बात आता है तो झारखंड राज्य में डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम श्रेष्ठ अव्वल दर्जे पर आता है। और जैसे ही सृष्टि रक्षा चैनल ने इस पर अनुसंधान की और पाया कि जब भी स्कूली शिक्षा की बात आती है तो एक नाम उभर कर झारखंड में अकेला नाम आता है, वह नाम है डॉक्टर राम सिंह का। विगत 5-6 वर्षों में झारखंड में शिक्षा में एक नई क्रांति आई है, जब यहाँ के बच्चे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और आईआईटी में दर्जनों बच्चे निकल करके आ रहे हैं। जब यह पाया गया तो ये देखा गया कि ज़्यादातर बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची के हैं और उसमें एकमात्र योगदान श्री राम सिंह का है। डॉक्टर राम सिंह हमारे बीच में है। ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये एक चिंतक हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं। हमने डॉक्टर राम सिंह सर से आज समय मांगा, वर्तमान संकट पे, शिक्षा में स्थिति पे इनकी राय जाननी चाहिए। राम सिंह सर, आपका सृष्टि रक्षा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपसे हमारा प्रश्न ये है कि वर्तमान कोरोना संकट में आपके अभिभावक और बच्चे क्या करें क्या ना करें, इसके लिए आपका अमूल्य संदेश क्या है? देखिए, सबसे पहले सृष्टि रक्षा चैनल के लोगों को मेरी ढेर सारी बधाई। एक पहला चैनल निकल के आया जो कि इस पूरे वर्ल्ड का वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है और कैसे पूरे नेचर का सृष्टि की रक्षा की जाए इस पर काम कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि यह जो पेंडेमिक सिचुएशन आया, कोरोना महाकाल आया, इसमें पूरा विश्व जो है वह पीड़ित हुआ है, परेशान हुआ है, लॉकडाउन हुए हैं। आपको बताएं करीब 90 मिलियन बच्चे जो हैं पूरे विश्व से वो घरों में कैद हो गए या कैद कर दिए गए हैं। यह जो हम प्रकृति से दूर होते जा रहे थे, जो विकास की तरफ अंधे दौड़ रहे थे, इन सभी चीज़ों का परिणाम है कि एक छोटा सा वायरस हमको घर में रहने के लिए, प्रकृति के पास रहने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए बाध्य कर रहा है। देखिए, पूरा विश्व इससे व्यथित है, दुखी है, हमारा देश भी दुखी है। उसका हर सेक्टर में परेशानी आई है। उसी तरह से एजुकेशन में भी परेशानी आई है। बच्चे जो स्कूल आते थे, स्कूल में खेलते थे, पढ़ते थे, स्कूल को एंजॉय करते थे, सीखते थे, आज वो घरों में हैं, टीचर्स अपने घर में हैं। एक चैलेंज बन के आया है कि कैसे इन बच्चों के एजुकेशन को इस पैंडेमिक सिचुएशन से दूर रख के उनको हम पढ़ाते रहें। और इस चैलेंज को हम मानते हैं कि जो झारखंड के स्कूल हैं, जो टीचर्स हैं, वह बखूबी बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े पॉजिटिव के साथ लिए और वो आगे बढ़े। और ऑनलाइन एजुकेशन यह पूरी तरह से जो हमारी व्यवस्था है उसको तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत कुछ हेल्प करता है। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि एजुकेशन का मतलब है 3 पार्ट होते हैं एजुकेशन में: स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक, को करिकुलर। तो जो कंटेंट है जो बच्चों को पढ़ाने का है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने का है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन सफल है या उस पर वर्क हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ के आपके जो आपके को स्कॉलस्टिक है उस पर भी हो रहा है, लेकिन को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, जो कि बच्चों के पर्सनालिटी से रिलेशन है, जो बच्चे पीयर ग्रुप से सीखते हैं, उनके मैनर्स, हैबिट्स और टीचर्स के जो से सीखते हैं, थोड़ी उसमें दिक्कत आ रही है। हमको लगता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। यह एक पैंडेमिक टाइम, ये चिंता का समय था, लेकिन इसी समय में एक ऑनलाइन एजुकेशन इस तरह से निकल के आया, उभर के आया कि बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो गई। पढ़ाने का अदर डायमेंशन भी लोगों को पता चला, अदर चैलेंजेस भी आ रहे हैं। जो बच्चे घर में बैठे थे, 4-4 महीने तक बच्चे पड़ोसी के पास नहीं जा पाए, खेलने नहीं निकल पाए, बच्चों से मिल नहीं पाए, साइकोलॉजिकली उनके ऊपर प्रेशर था, स्ट्रेस में थे। तो एक अलग तरह की काउंसलिंग, अलग तरह के उनको समझाने बुझाने का भी ज़रूरत है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि समय ज़रूर हमारे प्रतिकूल था,
लेकिन बहुत सी चीज़ें अच्छी निकल के आई हैं और हमको लगता है कि एजुकेशन को हमारे जो शिक्षक हैं वो भी एक तरह से कोरोना वॉरियर्स हैं, वो भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और शिक्षा में बहुत कुछ नीचे जो गिरने नहीं देंगे, हम शिक्षा को करते रहेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन में आपने बात की कि आप पाठ्यक्रम में संतुष्ट हैं पर एक्स्ट्रा करिकुलम का अभाव है। आप अलग अलग विधा जो स्कूल में व्यवहारिक तौर पे एक्स्ट्रा करिकुलम सिखाते थे, उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? बच्चों को ऑनलाइन आप उसको किस तरह से नया व्यवस्था दे पा रहे हैं कि पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ें बच्चे एंजॉय करें या सीखें, उसके बारे में आपकी क्या नीति है, क्या योजना है? देखिए, ये जो कोरोना का जो आए थी, ये अचानक आया था। कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसके लिए तैयार नहीं था। तो जब पता चला तो वो एग्जामिनेशन का टाइम था, रिजल्ट का टाइम था, कैसे बच्चों को रिजल्ट दिया जाए। तो सबसे पहले उस पर काम हुआ कि बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो जितने हो चुके हैं, कुछ अलग गाइडलाइंस के इसके द्वारा जो बच्चों को हम प्रमोट करें, नेक्स्ट क्लास में बुलाएं। फिर आया था बच्चों को पढ़ाने का काम था। तो देखें, चूँकि पूरी तैयारी नहीं था, एक प्रोसेस चल रहा है, इसी में हम रिसर्च भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और जो निकल के आ रहा है, जैसे आपको हम बताएं कि एग्जामिनेशन का जो था ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने का हम ले सकते थे, अब सब्जेक्टिव टेस्ट पर जा रहे हैं। अब ऑनलाइन जो है हम म्यूजिक पढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि जैसे जो आर्ट और स्किल बेस्ड जो चीज़ें हैं, जो पेंटिंग है, जो म्यूजिक है, डांस है और स्पोर्ट्स का है, वो बहुत सी चीज़ें हम उसका एक रूप बदल रहा है, आपको बताएं हम। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अब उनके क्या है कि आई पर थोड़ा सा पेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, तो उनके आई को लेके एक्सरसाइजेज करें। जो स्पोर्ट्स टीचर गेम खेलते थे वहाँ फील्ड में, स्कूल में खिलाते थे बच्चों को, आज बच्चों को जैसे कि एक पोस्चर में बच्चे बैठ कर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनको पोस्चर का जो है उसकी एक्सरसाइजेज करा रहे हैं। हाँ, व्यवहारिक शिक्षा कि भाई उनको स्ट्रेचिंग का कैसे, हैंड जो बॉडी मूवमेंट का कैसे करा के बच्चों को 2 क्लास के बीच में करा रहे हैं। तो रूप बदल रहा है, लेकिन एजुकेशन हमारी वही रहेगा। एजुकेशन का मतलब हमारा कंटेंट के साथ, मार्क्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ में जो स्किल बेस्ड है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो व्यवहार वाली शिक्षा है, उसको भी पढ़ाने का काम किया जा रहा है। कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है, आपको बताएं, ये मॉडल जो है टाइम के साथ रिसर्च होकर निकल के आ रहा है, तो चीज़ें बदल रही हैं और ये भी शिक्षाएं क्या आप स्कूल के तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव दे सकते हैं कि एक ही गैजेट्स हो, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है, जिसका असर बच्चों के आँख में कम से कम पड़े, चश्मा हो, गैजेट्स हो, कोई ऐसा सैंपल आप उदाहरण प्रस्तुत करें और बच्चों के माता पिता को बुलाकर, क्योंकि ये अव्वल स्कूल है, आर्थिक स्तर पर भी जो अच्छे गार्जियन हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ें। तो क्या आपके पास ऐसा कोई सोच है कि एक ऐसा गैजेट्स हो, ऐसा लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, जिससे बच्चों की सेहत पे असर ना पड़े और उसकी विधिवत ट्रेनिंग देने की योजना आप बना रहे हैं क्या? देखिए, हमने शुरू में आपको बताया कि ये सतत प्रक्रिया है और डे बाय डे डेवलपमेंट होने वाली प्रक्रिया है। बहुत अच्छा विचार आपका है और इसके बारे में चर्चा भी हो रही थी, CBSE लेवल पर भी हुआ और भी हुआ कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को व्यापक बनाया जाए। आपको पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और बहुत डाइवर्स है, चीज़ें अलग अलग हैं। हम यहाँ पढ़ा सकते हैं, हमारे बच्चों के पास स्मार्टफोन हो सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे गाँव में जहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जहाँ स्मार्टफोन की प्रॉब्लम है, किसी घर में 2-2, 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 4 स्मार्टफोन रखना भी प्रॉब्लम है, या उतने बुक्स खरीदने के हैं। आप जानते हैं बुक्स का भी लोड बच्चों पर, पेरेंट्स पर पड़ता है। तो ये प्रस्ताव हमारे पास ऑलरेडी है, क्यों ना सभी बुक्स को, सभी कंटेंट को क्लास वाइज में ई बुक करके किसी टैबलेट में कर दिया जाए और बच्चे छोटा सा एक टैबलेट और आराम से उस टैबलेट को लेकर के यूज करें। और आपको बताएं कितनी विशेषता है कि इस साल 6th क्लास का उसमें डाला गया, नेक्स्ट ईयर उसको इरेज करके आप 7th का डाल सकते हैं, फिर 8 को डाल सकते हैं। वो गजेट बरकरार रहा, टैबलेट बरकरार रहा, गजेट बरकरार रहा, वो बदलता चला जाएगा। अगर ऑनलाइन एजुकेशन आपको बताएं, अगर ये सफल होता है, आगे बढ़ता है, जो कि होना ही है, तो यह एक चीप जो है एजुकेशन हमारी जो है हो जाएगी। अगर हम आपको 2000 साल पीछे ले चलें, तो जो एजुकेशन शुरू हुआ था वहाँ पर गुरुकुल सिस्टम था। आप एक गुरु थे, कुछ बच्चे होते थे, वहाँ से फिर दूसरा वो E1 था, पढ़ी व्यवस्था थी, फिर E2 क्या हुआ कि वह कॉलेज स्कूल ऐसे हुआ, फिर E3 व्यवस्था हुई जो डिस्टेंस एजुकेशन हुआ। यह जो ऑनलाइन एजुकेशन है, यह E4 है।
यह फ्यूचर एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। और आगे जा कर के बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको बताएं, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, जो लेडीज़ हैं पर्टिकुलरली घर में रहती हैं, काम करती हैं, व्यस्त है, नहीं जा सकती, लेकिन टाइम निकाल के ऑनलाइन पढ़ के ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले सकती हैं, जिससे कि उनको जॉब मिल सकता है। तो इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। और मैं सृष्टि रक्षा चैनल को मैं ज़रूर बधाई देता हूं कि इसमें वो पहल किया है और आगे बढ़ के इसको हेल्प कर रहा है। डॉक्टर राम सिंह सर ने ई एजुकेशन की बात कही। ई एजुकेशन के दो पहलू हैं। पहला पहलू जो इन्होंने कहा कि बच्चे, उनके माता पिता, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। पाठ्यक्रम की तरफ हम थोड़ा मुड़ते हैं। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं, उसमें शिक्षा में परिवर्तन की पहल आप करते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं कि बच्चों के सिलेबस में जो मटेरियल्स है वो कंटिन्यू रहे, या समय के तकाजे के अनुसार उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है? देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और चीज़ें परिवर्तित होकर के ही बेटर होती हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ती हैं। तो चूँकि यह जो पेंडेमिक टाइम आया, इससे पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बदल रहा है। टीचर्स को परिवर्तित होने की ज़रूरत है। पहले हम लोग टीचर्स, सामान्य टीचर लेते थे, फिर बीच में आया कि नहीं, स्किल एजुकेशन के लिए हमारे स्किल टीचर चाहिए। अब ऑनलाइन एजुकेशन आया तो हमको यह है कि कंप्यूटर स्किल टीचर चाहिए। उसी तरह से बच्चों के भी पाठ्यक्रम में देखिए, टाइम के साथ कौन सी एरिया क्या पढ़ने से बच्चों को जॉब मिल सकता है, हैप्पी लाइफ मिल सकती है, सोशल वैल्यूज मिल सकती है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। पेंडेमिक टाइम में इस बार देखिए बहुत टाइम, 3-4 महीना निकलने जा रहा है, तो सिलेबस को भी कम हो रहा है, सिलेबस उसमें रीशेड्यूल हो रहा है, तो करिकुलम में भी चेंज चल रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमको लगता है कि बच्चों को भी स्ट्रेस फ्री एजुकेशन हम लोग दे पाएंगे। बच्चे स्वास्थ्य का ख्याल कैसे करें? डॉक्टर राम सिंह सर का संदेश क्या है? बच्चे घर में स्वस्थ कैसे रहें? उनके माता पिता को आपका संदेश क्या है? देखिए, जब जैसे ही ये शुरू हुआ था तो पहले हमने बोला था कि पहले बच्चों की सेफ्टी, बच्चों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तभी हम उनको एक अच्छी व्यवस्था से अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। चूँकि इस समय बच्चे घर में हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का यूज करते हुए, हैंड वॉश करते हुए, जो भी चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आँखों की देखभाल, मैंने ये सब का ध्यान रखते हुए जो एक्सरसाइज, जो योगा, जो काउंसलिंग, इसमें हम देखिए अभी तक जो हेल्थ की एक्सरसाइज और योगा था, इसमें हम काउंसलिंग पार्ट बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार जोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अब बच्चे थोड़े से स्ट्रेस में भी आ रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं कि वो स्कूल को देखे नहीं, बसों में चढ़े नहीं, टीचर्स को मिले नहीं, अपने एक पीयर ग्रुप से बहुत सीखते हैं बच्चे, उनको मिस कर रहे हैं। तो एकाकीपन बच्चों में ना आ जाए। और इस मोबाइल फ़ोन और इसका जो दूसरा इफेक्ट है कि बच्चों का इरिटेशन ना आ जाए, उनकी मेमोरी न थोड़ा सा कमज़ोर हो। और देखिए इसका पॉजिटिव पार्ट है जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो मोबाइल और अदर थ्रू से पढ़ाते हैं, कि बड़े जल्दी बच्चों को समझ में आता है, बहुत देर तक रख सकते हैं। लेकिन जब आई के द्वारा ब्रेन जो है कनेक्टेड, अगर आई से ब्रेन में कोई अगर जाता है तो बच्चों के नींद पर ना प्रभाव पड़े, बच्चों को स्ट्रेस ना हो और उनको क्या है कि मेमोरी पावर ना अफेक्ट हो। तो ये सब पर के लिए एक्सरसाइजेज डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर माने जो स्कूल है, हम लोग योगा टीचर और ये सब के द्वारा कर रहे हैं, काउंसलिंग करते हुए बच्चों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। 24 मार्च 2020 जब लॉकडाउन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने की और सारे विद्यालय बंद कर दिए गए, उसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद उठा स्कूल के फीस, बस की फीस, अन्य चीज़ों को लेके। आर्थिक मोर्चे पे डीपीएस स्कूल, और साथ साथ मैं यह प्रश्न केवल डीपीएस के लिए नहीं पूछ रहा, डॉक्टर राम सिंह सहोदिया टीचर्स के प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते झारखंड के छोटे निजी स्कूल, मध्यम निजी स्कूल और बाकी स्कूलों के आर्थिक स्थिति पर अपनी प्रकाश डालेंगे। देखिए हमारे जो कंट्री में एजुकेशन है वो दो तरह से चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल जो है वो सेल्फ फंडेड स्कूल हैं, गवर्नमेंट से कुछ सहूलियत सुविधाएं वो नहीं मिलती इनको हैं। ये पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पेरेंट्स से जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो उनकी फ़ीस डिफरेंट रूप में आती है, उसी से अपने काम करते रहते हैं, अपने एक्सपेंडिचर को ऑन करते हैं। ये आया, पेंडेमिक टाइम आया,
हमारे कुछ पेरेंट्स, सभी स्कूलों के कुछ पेरेंट्स ज़रूर परेशान हुए हैं। हम चूँकि झारखंड के स्कूलों का जो प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोगों की भी चिंता थी। सबसे पहले निकल के हम लोगों ने बोला था कि ये पेरेंट्स हमारे हैं, स्कूल से कनेक्टेड हैं, हम पार्टनरशिप की बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, फैमिली की बात करते हैं। हम जो सहूलियत अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं सभी स्कूलों को देना चाहिए। उसी क्रम में आपको बताएं तो एजुकेशन डायरेक्टर के पास, सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर के पास हम लोगों ने एक पत्र भेजा कि चूँकि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है उससे हम कुछ सहूलियत दे सकते हैं, एनुअल चार्ज में कुछ सहूलियत दे सकते हैं, ऐसे करके क्या क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें दो चीज़ें, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री से भी आया था, जिसे भी आया था कि हमारे किसी एम्प्लॉय को बाहर ना निकले, उनकी सैलरी जो मिलते रहें, किसी को दिक्कत ना हो, तो वो भी देखना था। तो जितना हम सहूलियत अपनी व्यवस्था में दे सकते हैं सभी स्कूलों के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने जाके दिया कि ये ऐसे किया जा सकता है। लेकिन ये सबको समझना होगा कि पूरे स्कूल का खर्च जो है वह पेरेंट्स के फ़ी के कलेक्शन से ही चलता है और कहीं से कोई फंड नहीं आता। और पर चाइल्ड जो कलेक्शन है या जो एक्सपेंडिचर है, आपको बताएं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बहुत कम है। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये भी शिक्षा में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज अगर झारखंड का, रांची का एजुकेशन हब के द्वारा स्कूल एजुकेशन में माना जाता है तो प्राइवेट स्कूल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम पैरेलली कोई और सिस्टम खड़ा करें, कोई रोल मॉडल खड़ा करें, उसके बाद हम इसकी बात करें तो हमको लगता है कि अच्छा है। या हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा स्कूल माना जाए जो मॉडल स्कूल है और उसकी फ़ीस देखा जाए कि कितने फ़ीस से स्कूल चल लेता है, उतनी फ़ीस निर्धारित हो जाए, सभी स्कूल उसको फॉलो करें। तो जितना हो सकता है हम लोगों ने माननीय मंत्री से भी बात किया था, जो एजुकेशन में वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। देखिए अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये हुआ था कि ट्यूशन फ़ी आएगी और फ़ी को एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस या बाद में लिया जाएगा। तो हम लोगों को ट्यूशन फ़ी आ रही है। थोड़े छोटे स्कूलों को ज़रूर प्रॉब्लम है, जिनके यहाँ बच्चे कम हैं, जो न्यू स्कूल हैं, जो थोड़े से लोन लिए हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेके स्कूल खोले हैं, या जो बसें जो है लोन पर चल रही हैं। देखिए बस नहीं चल रही है तो उसके जो और एक्सपेंडिचर है, जैसे ड्राइवर का है वो सैलरी देना है, परमिट का है, इंश्योरेंस का है, मेंटेनेंस का है, उसकी जो लोग लोन से लिए हैं उसका जो इंस्टॉलमेंट है, ये सभी खर्च तो है ही। तो हम ये नहीं कह सकते कि बस नहीं चल रही है तो उसका जीरो हो जाएगा। फिर भी चूँकि ये पेरेंट्स के लिए हमारे जो हम कर सकते थे, हम लोगों ने आगे बढ़ के कहा था कि 2 महीने का या 3, अभी तो मिनिस्टर साहब से बात की मीटिंग हुआ, 3 महीने का हम लोग बस चार्ज नहीं लेंगे। काफ़ी विस्तार से डॉक्टर राम सिंह सर ने अनेक विषयों पर खुलकर हमसे चर्चा की। आने वाले समय में ये पर्यावरणविद भी हैं, इनको पर्यावरण की अच्छी जानकारी है, इनसे हमारा चैनल मार्गदर्शन लेता रहेगा। वर्तमान समय में झारखंड के बच्चों के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, सरकार से संबंधित फीस से संबंधित समस्याओं के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इन्होंने खुलकर बात की। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि डॉक्टर राम सिंह सर के बताए हुए मार्ग को बच्चे और उनके परिवार के लोग अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन निरंतर ऑनलाइन प्राप्त करते रहेंगे। मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल से आपसे बात करते हुए आज विदा लेता हूं। डॉक्टर राम सिंह का आभार प्रकट करते हुए नमस्कार। वंदे मातरम।